Hi everyone, so today in this video we'll deal with the topic IMNCI. So IMNCI है क्या? Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. So ये जो IMNCI है ये एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट है, that is it comes under the pediatric nursing. So first of all I'll tell you the contents क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ. Introduction, then definition, then structure of IMNCI, then objectives, then components of IMNCI, then principles of IMNCI guidelines, then IMNCI package, then advantages of the integrated approach, और the last that is conclusion. So ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. So let's start with the introduction. 10 million children per year die in developing countries due to acute respiratory infections, diarrhea, measles, malaria and malnutrition. मतलब जनरली यहाँ पे बताया ये गया है कि 10 मिलियन चाइल्ड, जो 10 मिलियन चिल्ड्रन है वो पर ईयर मतलब हर साल मोर्टालिटी होती है उनकी, मतलब मर जाते हैं ड्यू टू इन द डेवलपिंग कंट्रीज. सो डेवलपिंग कंट्रीज क्या है? अब यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएसए है या रशिया है, यूरोप है, ये सारी कंट्रीज जो है वो डेवलप हो चुकी है और हमारी इंडिया जैसे है फॉर एग्जांपल इट इज अ डेवलपिंग कंट्री. सो ये डेवलप हो रही है. सो पर ईयर 10 मिलियन ऑफ द चिल्ड्रन डाई होते हैं, मर जाते हैं ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, की रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस है, निमोनिया है, लंग डिसऑर्डर्स है उससे. देन डायरिया है, जैसे डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होता है, ये सारी चीजें होती है. देन मीजल्स, देन मलेरिया, देन मालन्यूट्रिशन. Then in 1990 WHO, that is the World Health Organization plus UNICEF plus other agencies टुगेदर इन्होंने साथ में काम किया और इंटीग्रेट करके बनाया IMCI, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस. मतलब यहाँ पे उन्होंने न्यूनेट्स को नहीं लिया. व्हाट आर द न्यूनेट्स, यहाँ पे जानने की जरूरत है. न्यूनेट्स मीन्स द न्यू बॉर्न बेबी. सो द न्यू बॉर्न हम कैसे कह सकते हैं, जो अभी अभी न्यूली वायबल है या न्यूली पैदा हुआ है जो बच्चा, दैट इज द न्यू बॉर्न पीरियड. सो इन 1990 उन्होंने मिलकर बनाया, बट इंडिया अडॉप्टेड एज IMNCI. बट हमारा जो देश है भारत, उन्होंने अडॉप्ट किया IMNCI मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल प्लस चाइल्डहुड इलनेस. तो यहाँ पे भारत ने क्या किया, नियोनेट्स को भी ऐड किया इस प्रोग्राम में. सो हियर दैट इज द इंट्रोडक्शन. नाउ सी द डेफिनेशन. IMNCI is an integrated approach. अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब, इंटीग्रेशन मतलब साथ में आना, साथ, togetherness, right? Then IMNCI is an integrated approach to child health that focuses on the well-being of the whole child. अब whole child मतलब क्या, जो total childhood period है उनकी जो वायबिलिटी है, उनका जो कंडीशंस जो भी है, सो एज अ होल चाइल्ड को हम देखेंगे. मतलब चिल्ड्रन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे अभी पैदा हुआ है जो बच्चा, दैट इज न्यूनेट. उसके बाद इन्फेंट्स के बाद आता है देन टॉडलर्स, देन उसके बाद होता है प्री स्कूलर, देन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. सो ऑल दिस स्टेजेस दे हैव टू कम अक्रॉस, राइट? बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो IMNCI जो अप्रोच है, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यहाँ पे चिल्ड्रन को एज अ होल देखते हैं. ये नहीं कि ये इस साल का बच्चा है या ये उस साल का बच्चा है, ऐसा नहीं बताएंगे, एज अ होल हम देखेंगे. Then it focuses primarily on most common causes of child mortality. अब mortality का मतलब है क्या, डेथ रेट. मॉर्बिडिटी का मतलब है इलनेस. सो यहाँ पे ये फोकस करते हैं प्राइमरीली किस पे, जो नेचुरली जो कॉमन कॉजेज हैं, जो प्राइमरी कॉजेज हैं चाइल्डहुड मोर्टालिटी के. वो कॉजेज कौन कौन से हैं? डायरिया, देन निमोनिया, मीजल्स, मलेरिया, देन मालन्यूट्रिशन जैसे कौन सा, PEM है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, क्वाशोरकर है, मरासमस है, ऐसे टाइप की मालन्यूट्रिशन हो गए. मलेरिया आपको पता है रिलेटेड टू दैट एनोफिलीज मस्कीटो जब काटता है तो आपको हीमोजोइन रिलीज होता है, ऑल दोस थिंग्स. इफ यू वांट टू हैव अ वीडियो ऑन द मलेरिया आई कैन डिस्कस लेटर, राइट? देन निमोनिया लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है. देन मीजल्स है. अब ये और क्या क्या हो सकती है, इलनेस अफेक्टिंग द चिल्ड्रन एज्ड 1 week to 2 months and 2 months to 5 years.
सो अब यहाँ पे जानने वाली क्या बात है कि ये जो IMNCI है उनका अप्रोच है, ये बेनिफिशियरीज डिवाइड करता है। बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है, लाभार्थी, कि लाभ इस अप्रोच का किसे मिल रहा है। सो यहाँ पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हिस्सा है कि 1 वीक टू 2 मंथ्स के जो बच्चे हैं वो, एंड दूसरा हिस्सा है 2 मंथ से लेके 5 इयर्स तक के जो बच्चे हैं वो, तो इनको लाभ दिया जा रहा है। देन इंक्लूडिंग बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एलिमेंट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द फैमिलीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात क्या है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब ये जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया का या प्रॉपर वर्ल्ड का, ये बताता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो पहले हमें प्रिवेंशन करना है, अगर ना हो सफल, प्रॉब्लम आ जाए या कोई डिजीज हो जाए, देन वी आर गोइंग टू गिव द क्योर। बट पहले क्या होता था कि हाँ डिजीज हो गया है, आओ क्योर ले लो, द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज विल क्योर यू, दैट्स ऑल। बट नाउअडेज क्या सिनेरियो है प्रेजेंट कि आपको प्रिवेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। नाउ विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ IMNCI। अब स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि बेनिफिशियरीज कौन कौन है, 2 बेनिफिशियरीज है। पहले बेनिफिशियरी 0 to 2 months young infants, right? Then the second beneficiaries are 2 months to 5 years of the children. Then we'll move to the objectives. अब ऑब्जेक्टिव जाने कि क्या है IMNCI का। जो ऑब्जेक्टिव है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है IMNCI के, राइट? सो 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला, टू रिड्यूस मोर्टालिटी। अब मोर्टालिटी जैसे मैंने आपको बताया डेथ रेट, तो रिड्यूस मोर्टालिटी मतलब मोर्टालिटी रेट जो है चिल्ड्रन का वो हमें रिड्यूस करना है, वो हमें कम करना है। ओके, देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जो फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी है इलनेस का वो हमें कम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेचुरली डायरिया है, सो डायरिया में आपको लूज स्टूल्स होगा, मतलब एंड देन उसके बाद वॉमिटिंग होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। बट अगर वो सीवियर हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, सो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है आगे जाके। सो टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस एंड डिसेबिलिटी, राइट? Then the third main objective is improve growth and development during the first 5 years of the child life. So यहाँ पे पता ही चल रहा है कि बेनिफिशियरीज जैसे हमने बताया 0 to 2, then 2 months to लेके 5 इयर्स तक। तो फर्स्ट 5 इयर्स जो होते हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज जैसे हमने सुना ही है कि 90 to 95% ऑफ द ब्रेन डेवलप इन द 5 इयर्स ऑफ एज, राइट? सो उस टाइम पे अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, सो उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। प्रॉपर अगर बच्चा माइलस्टोन अपने कंप्लीट नहीं करेगा तो आगे जाके उसको और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, फिर गैप आ जाएगी, लैगिंग्स हो जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ द चाइल्ड लाइफ। ओके, देन मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI। कंपोनेंट्स क्या है IMNCI के? अब कंपोनेंट्स भी 3 है इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट वन इज हेल्थ वर्कर कंपोनेंट। हेल्थ वर्कर कंपोनेंट मतलब क्या? जहाँ पे हेल्थ वर्कर काम करेंगे। हेल्थ वर्कर मतलब अब क्या है? डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, ऑल दोज हेल्थ वर्कर विल डू टुगेदर, राइट? अब करेंगे क्या? केस मैनेजमेंट स्किल्स। वहाँ पे जो केस उन्हें मिलेगा, जो भी डिजीज के साथ, डिसऑर्डर के साथ चाइल्ड आएगा अपने पेरेंट्स के साथ, सो वो जो केस है उनको मैनेज करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे हम। सो वो स्किल्स जरूरी होता है हेल्थ वर्कर के लिए। सो दैट इज द हेल्थ वर्कर कंपोनेंट। नाउ कम टू द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज हेल्थ सर्विस कंपोनेंट। अब हेल्थ सर्विस कंपोनेंट क्या है? जो हेल्थ सर्विसेज हमको प्रोवाइड होती है, जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज है, PHC सर्विसेज मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, देन नर्सिंग होम सर्विसेज है। तो ये सारी जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है, तो रिलेटेड टू दैट द कंपोनेंट इज। सो अब करेंगे ये क्या? इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ। सो जो प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ है एक चिल्ड्रन की, सो उसमें वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, राइट? एंड द थर्ड वन इज
फैमिली एंड कम्युनिटी कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या क्या है, फैमिली, कौन सा फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, एज वेल एज द कम्युनिटी, व्हाट कम्युनिटी इज योर्स, राइट। देन वो करेगा क्या, इम्प्रूवमेंट इन द फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। सो फैमिली के और कम्युनिटी के जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है उनको सही करने में वो हेल्प करेगा, राइट। सो दिस कम्युनिटी या दिस फैमिली कंपोनेंट डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द family and community healthcare practices, right? Then we'll move to the principles of the IMNCI guidelines. So principle क्या क्या है, principle 8 important principle है, ये आपको ध्यान देके सुनना है, right? So the first principle is all sick children under 5 years of age must be examined for conditions which indicate immediate रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन। सो मतलब यहाँ इसके कहने का ये मतलब है कि जितने भी बच्चे हैं 5 साल की उम्र से कम या 5 साल की उम्र तक के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, मस्ट बी एग्जामिन्ड, उनका एग्जामिनेशन, उनका असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्यों किसके लिए, जैसे इमीडिएट रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन। अब हॉस्पिटलाइजेशन तो आप नियर बाय हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं या जो नर्सिंग होम है वहां पे कर सकते हैं, बट रेफरल का क्या मतलब है, यहाँ पे रेफरल का ये मतलब है कि जो एडवांसमेंट अगर आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल है सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल्स है, सो वहां पे अगर हम लेके जाए, अगर कोई ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है, कोई कैंसर रिलेटेड पेशेंट है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए हॉस्पिटल में स्टाफ्स का, या फिर अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए डॉक्टर का, फिजिशियन का, सो वी कैन रेफर दैट पेशेंट टू अनदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, या तो इधर हम हॉस्पिटलाइज करेंगे बच्चे को या फिर उसको इमीडिएट रेफरल करेंगे देन एंड देयर, राइट। देन द सेकेंड प्रिंसिपल इज चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम्स, nutritional and immunization status, feeding problems and other potential problems। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि चिल्ड्रन जो है उनका हमें रूटीन असेसमेंट करना है, मतलब क्या, रेगुलरली उन्हें असेस करना है। ये नहीं कि आज असेस किया तो हाँ भाई अब हो गया, 5 साल बाद असेस करेंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर असेसमेंट के दौरान उन्हें गुजरना है, ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस है उनके बॉडी में, माइलस्टोन प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या नहीं, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें फॉलोअप पे जाना है। देन वी हैव टू रूटीनली असेस द चाइल्ड। किसके लिए असेस हम करें, मेजर सिम्टम्स, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर सीवियर क्रॉनिक प्रोलॉन्ग डिजीज अगर है उसे, उसको असेस करने के लिए। देन न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस देखने के लिए, अगर वो बच्चा नरिश्ड है प्रॉपरली या माल नरिश्ड है, या उसको कोई नरिशमेंट रिलेटेड डिजीज है, डिसऑर्डर है, ये देखने के लिए। देन इम्यूनाइजेशन स्टेटस, यस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज we all know that there is a national immunization schedule, right? So वहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चा जब पैदा होता है at that time, वहाँ से लेके जब नॉर्मली 5 years तक उसकी एज है या फिर उसके बाद भी जो बूस्टर डोज लगने होते हैं, यहाँ पे क्या क्या उसे इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन्स लगने हैं, वो सब वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 डोज टू मतलब 1 month तक, जब से बच्चा पैदा होता है वहां से लेके 1 month के बीच में आपको ओपीवी देना है, ओरल पोलियो वैक्सीन देना है। देन उसके बाद आपको हेपेटाइटिस वैक्सीन देना है, एज वेल एज आपको बीसीजी वैक्सीन देना है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, राइट। तो ऐसे ही हमको इम्यूनाइजेशन स्टेटस बच्चे का रेगुलर मेंटेन करना है, राइट। उसके बाद क्या क्या है, फीडिंग प्रॉब्लम्स। अब फीडिंग प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलता है टॉडलर्स में, जो जैसे बच्चे मतलब चलना उनको नहीं आता, बट वो फिर भी ऐसे रेंगते हैं, ऐसे हुए जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, उनको प्रॉपर चलना नहीं आएगा, स्टेपिंग मूवमेंट उनका नहीं होगा। सो वो जो टॉडलर पीरियड है, सो उस टाइम पे हमें फीडिंग प्रॉब्लम्स ध्यान से देखने को मिलती है। सो फीडिंग प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे टेम्पर टैंट्रम्स है, खाना नहीं चाहेगा बच्चा, ऐसे लगेगा कि खाना मुंह में देंगे तो फेंक देगा। सो उन सब चीजों के लिए हमें असेस करना है। देन अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल मीन्स आने वाली प्रॉब्लम्स। अभी आपको ये डिजीज है, लेकिन फर्दर अगर आप उसकी चिकित्सा नहीं कराते हैं, फर्दर अगर आप हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर डॉक्टर की कंसल्ट नहीं करते हैं, तो आपको पोटेंशियली क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आगे जाके, राइट। सो दिस completes the second principle. Now the third principle, that is only a limited number of carefully selected clinical signs
are used based on evidence of their sensitivity and specificity to detect disease. यहाँ पे सीधी बात क्या कही गई है कि बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या क्लिनिकल साइंस है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए कि एक चिल्ड्रन को या एक चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम है या क्या डिजीज है या पोटेंशियल भी कौन सी डिजीज हो सकती है. सो अब इनमें सिलेक्टेड करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी साइन सीवियर है, कौन कौन सी एक्यूट है या कौन कौन सी मतलब सबसाइड हो सकती है इजीली. सो वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सिम्टम्स है, साइंस है, बहुत सारी क्लिनिकल साइंस है बच्चों में देखी जाती है. सो हम जनरली माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अरे उसने ऐसा नहीं किया, वो रात को सो नहीं रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम की सिचुएशन है या अलार्मिंग सिचुएशन है. तो ऐसी बात नहीं है. तो क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो जनरली स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सा क्लिनिकल सिम्टम या साइन है वो सीवियर है, ये जानने के लिए कि कोई आपको डिसऑर्डर है या नहीं, या आपका चिल्ड्रन प्रॉपर है या नहीं. राइट. Then come to the fourth principle, that is based on the presence of selected clinical signs, the child is placed in a classification. So as I have already told कि जिस तरीके से क्लिनिकल साइन होगा उसमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स पाए जाएंगे उस हिसाब से बच्चे को क्लासिफाई किया जाएगा कि कौन से कैटेगरी में वो आता है या कौन सी डिजीज उसको हुई है, उसके हिसाब से वो कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन होगा. राइट. देन लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रिंसिपल. फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? IMNCI गाइडलाइंस एड्रेसेस मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स. अब ये IMNCI जो गाइडलाइंस है ये बताते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स है, पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स है, मतलब जो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में देता है, बट नॉट ऑल प्रॉब्लम्स. अब जनरली जो सीवियर नहीं है उन प्रॉब्लम्स पे ये फोकस नहीं करता है, वो सीवियर जो प्रॉब्लम्स है उनमें ये ज्यादा फोकस्ड है. राइट. देन द नेक्स्ट दैट इज a limited number of essential drugs are used. अब essential drugs जो होती हैं, जो important drugs होती हैं, a limited amount, उनकी एक limited amount ही use की जाती है, ना ज़्यादा ना कम. Right? Then the next one, that is caretakers are actively involved in the treatment of the children. अब caretakers यहाँ पे क्या है? caretakers का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में गए नर्सेज है, डॉक्टर है, बस यही है caretakers. caretaker आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपकी माता पिता है, आपके रिलेटिव्स हैं, ये भी आपके caretakers हैं. राइट. अगर आप घर पे हैं, जैसे अभी होम क्वारंटीन होता है तो आपके नर्स नहीं आ सकती बाहर से देने आपको खाना वगैरह. सो आपके फैमिली मेंबर्स को ही आपको जाके खाना पहुंचाना है या जो भी एसेंशियल आइटम्स है वो पहुंचाना है. सो दैट इज आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी केयर टेकर की भूमिका निभाते हैं. अब इनको क्या करना है कि एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन की जो ट्रीटमेंट है वहां पे भी इनकी भूमिका होती है केयर टेकर्स की. अगर वो प्रॉपर केयर नहीं करते हैं चिल्ड्रंस की तो वहाँ पे वो प्रॉपरली फिर क्या आगे इम्प्रूव नहीं हो पाता उनका हेल्थ स्टेटस. राइट. अब नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल देख लेते हैं. काउंसलिंग ऑफ द केयर टेकर्स अबाउट होम केयर इंक्लूडिंग फीडिंग फ्लूइड्स एंड व्हेन टू रिटर्न टू द हेल्थ फैसिलिटी. अब जो केयर टेकर्स है, जैसे हमने बताया कि हॉस्पिटल में सिर्फ हमारी नर्स है या डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, केयर टेकर्स आपके होम में भी है. सो ड्यू टू दैट उनकी काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. यस, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर नहीं पता होता कि क्या इंटरवीन करें, हम क्या इंटरवेंशन दें, हमारा बच्चा बीमार है तो किस तरीके से हम उसकी मदद करें. सो उसलिए उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी है, देन स्टडीज कॉन्शियस है, एनी काइंड ऑफ थिंग दे आर टोटली कॉन्शियस अबाउट देयर चाइल्ड, देयर सराउंडिंग्स, खुद के लिए भी कॉन्शियस है. अब पहले क्या होता था वो कॉन्शियस नहीं थे, बट फिर भी आज के टाइम पे ऐसा भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये ज्ञान नहीं होता. सो उनके लिए हमें काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द principles, the 8 important principles. Then we'll move to the IMNCI package. अब पैकेज मतलब तो पता है कि हाँ बहुत बड़ा हुआ बम्पर धमाल पैकेज. सो IMNCI का पैकेज क्या है वो हम देखेंगे. सो अब केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स एंड यंग इन्फेंट्स दैट इज अंडर 2 months. अब ये पहले बेनिफिशियर के लिए है, दैट इज 2 months तक के जो बच्चे हैं
उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो बताता है IMNCI। सो पहली चीज क्या है, कीपिंग द चाइल्ड वार्म। अब वार्म क्यों रखे बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सके। तो एट दैट टाइम बहुत टाइमली इजीली देखा जा सकता है कि बहुत बच्चों को लाइक हाइपोथर्मिया हो जाता है कि ठंडी लगने लगती है, या फिर उनको ये नियोनेटल हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। सो फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू गिव देम रेडिएंट वार्मर, वी आर गोइंग टू गिव देम कंगारू मदर केयर, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं, राइट। देन इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के इनिशिएशन लाइक मतलब चाइल्ड बर्थ होने के हाफ एन आवर टू 1 आवर के साथ ही आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना जरूरी होता है, राइट। देन द थर्ड थिंग इज काउंसलिंग फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉन यूज ऑफ प्रीलैक्टियल फीड्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ये मतलब है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही बच्चा फीड करेगा, उससे अलग कुछ भी नहीं ले सकता। जैसे जो वायबल पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग का, दैट इज 1 to 6 months, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 मंथ तक उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही कराना है। जैसे पहले टाइम पे होता है दादी नानी बोल दिया, अरे इसको शहद चटा दो, इसको पानी पिला दो, जड़ी बूटी है कुछ खिला दे, तो ये सारी चीजें हम नहीं देंगे। सो ये चीजें प्रोहिबिट है। तो इन सारी चीजों अगर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ये सारी चीजें अगर देते हैं तो आगे जाके बच्चों में और ज्यादा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराएं, राइट। देन द कॉर्ड, स्किन एंड आई केयर। अब कॉर्ड जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है, जनरली आप देखते हैं आपके घरों में, अगर आपने डिलीवरी देखी होगी किसी की, अगर नया बच्चा बेबी आता है तो हमने देखा होगा जिसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाभि के पोर्शन में जो एरिया है वो अभी तक कच्चा रहता है। मतलब कच्चा मतलब क्या, वो अभी सूखता नहीं है, वो अभी वायबल है प्रॉपर। तो वो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है वो धीरे धीरे सूख के अपने आप ही गिर जाता है, राइट। सो उसकी हमें केयर लेनी पड़ेगी। केयर अगर हमने नहीं किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। देन स्किन केयर। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, वहाँ पे जैसे अगर हार्शली रगड़ा जाए या फिर कहीं लीजन हो जाए तो उनमें रैशेज या रेडनेस पाई जाती है, या कभी कभी स्किन डैमेज हो सकता है। सो एट दैट टाइम हमें स्किन की केयर भी लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आई केयर। अब आई केयर हम कैसे करें, आई केयर इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब बच्चा पैदा होता है एट दैट टाइम क्या होता है, ऑप्थेल्मा नियोनेट्रम हो सकता है उसको, मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे जो मिकोनियम एस्पिरेशन है वो अगर हो जाए जैसे, और उसके बाद म्यूकस है जो बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे, अगर फिर उसके बाद अगर उसको प्रॉपर बेबी बाथ नहीं दिया जाता, अगर प्रॉपर वो उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं होती तो उसके आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। सो एट दैट टाइम आई केयर इज ऑल्सो important, right? Then the next one is recognition of illness in newborn and management और रेफरल। अब वहां पे हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि क्या इलनेस है हमारे न्यूबॉर्न में, उसके हिसाब से उसको मैनेज करना है, मतलब उसको ट्रीट करना है एंड रेफर करना है। अगर हम उसे एडवांसली प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में उसको हम रेफर करेंगे। देन द इम्यूनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही कि एक शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से बच्चे को प्रॉपर वीक्स के और प्रॉपर मंथ्स के हिसाब से उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वैक्सीनेशन हम देते हैं। सो दैट इज इम्यूनाइजेशन। देन होम विजिट्स इन द पोस्टनेटल पीरियड। अब पोस्टनेटल क्या है, प्रीनेटल है कि बच्चा पैदा होने से पहले। अब पोस्टनेटल क्या है कि बच्चा पैदा हो चुका है एंड नाउ द मदर इज नॉट प्रेग्नेंट, the baby has already occurred. So at that time home visits important है। जैसे बहुत एरियाज ऐसे हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वहाँ से जो माताएं हैं वो आ नहीं सकती, उनकी फैमिलीज उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो प्रॉपरली आ नहीं सकती या हॉस्पिटल तक अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनके लिए अब क्या करें, वो भी इंसान है तो उनको होम विजिट प्रोवाइड करना। जैसे आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, ICDS वर्कर्स हैं, या हॉस्पिटल में भी NGOs हैं वो वर्क कर सकते हैं, या वॉलंटरी ग्रुप्स हैं वो जाके अगर होम विजिट करें तो हम उनके घर घर जाके उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द IMNCI पैकेज फॉर द बेनिफिशियरी 1। देन असेसमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट अप टू 2 months। अब हम एसेस क्या करें, वो जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है दैट इज 0 to 2 months एज के, उसमें हम एसेस क्या करें, चेक है
चेक क्या क्या करें, पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जॉन्डिस, अगर उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हम एसेस कर सकते हैं, या जॉन्डिस है, नियोनेटल जॉन्डिस जनरली देखने को मिलता है, सो अगर वो हुआ है तो वो हम एसेस कर सकते हैं। देन डज द इन्फेंट हैव डायरिया, क्या उस इन्फेंट को डायरिया है, सो ये हमें एसेस करना है। देन फीडिंग प्रॉब्लम्स अगर उसे है, जैसे बच्चा है वो बोल नहीं सकता खुद से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू एसेस, अगर उसे कोई गले में प्रॉब्लम है, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उसे कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिस वजह से वो खाना नहीं चाह रहा है, सो एट दैट टाइम वी हैव टू असेस द फीडिंग प्रॉब्लम्स। देन इम्यूनाइजेशन स्टेटस एज यूजुअल आई हैव टोल्ड। Then let's go to the second beneficiary, that is care of young children 2 months to 5 years. उसमें care क्या क्या हम provide करें। First one is management of diarrhea, acute respiratory infections, malaria, measles, acute ear infections, malnutrition and anemia. So ये सारी जो disease है उसके हिसाब से हम proper manage उन्हें करें। क्या क्या disease है, डायरिया है, acute respiratory infections है, acute and chronic you know right, acute मतलब suddenly onset है कि ज़्यादा severe नहीं है, but हाँ ये disease है, ये infection produce कर सकते हैं आगे जाके, राइट। देन मलेरिया है, मीजल्स है, एक्यूट ईयर इन्फेक्शन है, देन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, एक्यूट ओटाइटिस इंटरना है, ये सारे रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स है। देन मालन्यूट्रिशन है, देन एनीमिया है, ये सारे प्रॉब्लम्स, राइट। देन द सेकंड वन इज रिकॉग्निशन ऑफ इलनेस एंड एट रिस्क कंडीशंस एंड मैनेजमेंट रेफरल। अब हमें रिकॉग्नाइज करना है इलनेस के बारे में कि कौन से रिस्क कंडीशन में है, मैनेजमेंट की उन्हें जरूरत है, या फिर रेफरल। द थर्ड वन इज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आयरन एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब जनरली देखा जाता है कि प्रेग्नेंट मदर्स को हम फॉलिक एसिड, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट्स देते हैं, सो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि जैसे एक बेबी उनके यूट्रस में बन रहा है, सो ही नीड्स और शी नीड्स सम ब्लड, राइट। ब्लड उन्हें चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए या प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, राइट। सो इसीलिए उनमें आयरन की कमी अगर हो जाए तो बच्चे में आगे जाके मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, तो इसीलिए प्रॉपर आयरन एंड प्रॉपर फॉलिक एसिड हमें प्रोवाइड करना है, ओके। देन विटामिन ए डेफिशिएंसी, अब विटामिन ए डेफिशिएंसी भी ना हो उसीलिए विटामिन ए जो सप्लीमेंट्स है हम उसे प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स जो प्रॉपरली होती है वो हमें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, राइट। देन काउंसलिंग ऑन फीडिंग फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स। अब जो बिलो 2 ईयर्स के बच्चे हैं उनको क्या क्या खिलाएं, या क्या उनके टेम्पर टैंट्रम्स है या कुछ भी है, तो उनके केयर टेकर जो है उनको हम उसके हिसाब से काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। देन काउंसलिंग ऑन फीडिंग फॉर माल नरिश्ड चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 5 ईयर्स। अब अगर माल न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है, कोई टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन है जैसे क्वाशियोकर है, मरासमस है, या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, कुछ भी है, उनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनकी एजेस अगर 2 to 5 ईयर्स है तो उनके जो केयर टेकर्स हैं उनको भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपके बच्चे को हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। देन एट द लास्ट वन दैट इज इम्यूनाइजेशन, सेम फॉर ऑल, ओके। देन we'll move to the assessment of the young child that is 2 months to 5 years। अब यहाँ पे भी assess किस तरीके से हम करें, देखें क्या क्या प्रॉब्लम के लिए हम चेक करें, राइट। जनरल डेंजर साइंस, अगर कोई डेंजर साइन है, जैसे जनरल डेंजर साइंस क्या है, वॉमिटिंग हो रही है, कंस्टेंट वॉमिटिंग है, कंस्टेंट उसे डायरिया है, तो डेंजर साइन ये आ गया है कि हो सकता है उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो आगे जाके, राइट। सो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। देन आस्क अबाउट मेन सिम्टम, अगर मेन कोई सिम्टम है उसके बारे में हम बात करें। साइंस क्या होता है, जो नर्स या डॉक्टर अपने पेशेंट में देखता है, एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट फील करता है और वो खुद बताता है कि या मुझे रात को नींद नहीं आई है, मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ भी सिम्टम्स है वो बताएंगे। सो वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कफिंग, देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर कफ जमा हो रहा है उसके लंग्स में, सो अगर वो कफिंग कर रहा है तो वो, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, अगर उसको ब्रीदिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी है, एपनिया है, सांस नहीं ले पा रहा है, डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो वो बता सकता है, राइट। देन डायरिया एज यूजुअल, देन माल न्यूट्रिशन, देन एनीमिया, देन इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द IMNCI
केस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जो ये केस हमें मिलेगा उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो वो क्या क्या है बताते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है एसेस द यंग चाइल्ड या इन्फेंट। सो हम एसेस करेंगे। पहले जब डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, कोई भी चिल्ड्रन हो या कोई भी एडल्ट हो आता है, तो हम पहले उसको जनरल असेसमेंट करते हैं, हेड टू असेसमेंट करते हैं, देखते हैं उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, देखते हैं उसकी प्रॉपर मूवमेंट क्या है, ओरिएंटेड है या नहीं, या प्रॉपरली उसको साइंस एंड सिम्टम्स उसमें देखते हैं कि क्या उसे रात को नींद आई है या फिर ऐसे लेथार्जिक जैसे मुरझाया हुआ ऐसा लग रहा है या नहीं। ये सारी चीजें हम असेस करेंगे। कौन? डॉक्टर्स या नर्सेस। देन द सेकेंड वन इज क्लासीफाई द इलनेस। अब क्लासीफाई करेंगे उस इलनेस को कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, राइट। देन आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। अब उसके बाद क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ट्रीटमेंट का कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या ट्रीटमेंट दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डायरिया है, सो हम अगर माइल्ड डायरिया है तो उसको हम ORS दे सकते हैं, राइट। देन मॉडरेट में भी हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज थेरेपीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीवियर डायरिया है, तो उस टाइम पे अगर हम ओरली उसे प्रोवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा उसको। अब देखिए क्योंकि डायरिया है, वो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ले रहा है, उसके बाद जाके उसने उल्टी कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं रहा। जितना उसने पिया उतना उसने बाहर उगल दिया या बाहर उसने फेंक दिया। तो अब क्या करें उसको, क्योंकि उसको रिगर्जिटेट हो रहा है, यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, सो इसीलिए उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो दैट वाई हम उसे क्या करें, पेरेंट्रल रूट से दें। जैसे IV इन्फ्यूजन, उसको हम कैनुलेशन करें, देन IV इन्फ्यूजन से उसे हम नॉर्मल सलाइन या जो भी रिलेटेड है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। Okay, so in this continuation, the fourth one is treat the young infant और child। अब जब हमें ट्रीटमेंट का पता चल चुका है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या ट्रीटमेंट हम उसे प्रोवाइड करें, उस हिसाब से हम इन्फेंट को या चाइल्ड को ट्रीट करेंगे। देन द 5 वन दैट इज काउंसिल द मदर। उसकी जो माँ है, जनरली माँ ही क्लोज होती है बच्चे के, या फिर जब बच्चा इन्फेंसी के एज में होता है या चिल्ड्रन होता है, उस टाइम पे वो मदर से ज़्यादा अटैच होता है, उसकी माँ ही उसकी केयर टेकर होती है। तो एट दैट टाइम वी हैव टू काउंसिल द मदर। आफ्टर दैट प्रोवाइड फॉलोअप केयर। फॉलोअप केयर क्या है, एक बार जब हमने इन पेशेंट डिपार्टमेंट में या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हमने चिल्ड्रन को या फिर जो भी मरीज है उसको हमने देख लिया, उसके बाद अगर वो घर चला जाता है, उसके बाद अगर उसे और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है या फिर हम अगर चाहते हैं कि वो एक बार आए वो चेकअप कराने के लिए ओवरऑल कि हाँ वो सही है या नहीं, सो देन एट दैट टाइम द नर्सेज एंड डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब द follow-up care. So if necessary we will provide the follow-up care. So this is all about the case management process of IMNCI. Then we'll move to the classification according to the color code. अब color code के हिसाब से हमें classify करना है. So 3 important color codes है. First color code है pink, सेकेंड कलर कोड है येलो एंड थर्ड कलर कोड है ग्रीन. अब ये पिंक, येलो एंड ग्रीन में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया. अब क्या क्या है वो हम देखेंगे. पिंक वन इज अर्जेंट हॉस्पिटल रेफरल. अब अर्जेंट हॉस्पिटल रेफरल हम क्या करेंगे, अगर हमने देखा है कि अर्जेंट इमीडिएट उसको चाइल्ड को प्रॉब्लम है तो हम अर्जेंटली उसको रेफर करेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. सो दैट इज द पिंक कोड. Then the yellow code, that is treatment in the health facility or hospital facility, that is outpatient department OPD. अब अगर ऐसा उसकी प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि उतना सीवियर नहीं है वो केस, उसमें जो भी डिजीज है या डिसऑर्डर है वो उतना सीवियर नहीं है. सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू ट्रीट इन द ओन हॉस्पिटल फैसिलिटी इन द आउटपेशेंट डिपार्टमेंट. एंड द थर्ड वन इज द ग्रीन कोड, दैट इज मैनेजमेंट एट होम. मतलब सीवियर तो है ही नहीं, जस्ट माइल्ड है, वो होम में ही अपने घर पे ही मैनेज किया जा सकता है. सो दैट इज द ग्रीन कोड. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कलर कोड. देन we'll move to the advantages of integrated approach. अब advantages क्या है, ये जो integration है, ये जो togetherness है, साथ में हम as a whole child को देख रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है, इसका advantage क्या है, profit क्या मिल रहा है इससे हमें, वो हम देखेंगे, right?
So the first one is speeds up the urgent treatment and treatment seeking practices. So क्योंकि ये डिवाइड किया हुआ है कि 0 to 2 months तक एक बेनिफिशियरी है, देन 2 months to 5 year तक दूसरा बेनिफिशियरी, तो उस हिसाब से क्योंकि ये डिवीजन है, सो ये स्पीड अप करता है कि अर्जेंटली हम ट्रीट करें और ट्रीटमेंट सीकिंग जो प्रैक्टिसेस है उनको गेट करने के लिए, उनको पाने के लिए ये स्पीड अप करता है कि काम में, ताकि लेट ना हो प्रॉपरली। ये डिजीज है, ये प्रोसेस थ्रू से जाना है, ये ट्रीटमेंट देना है, ये क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस होने चाहिए, उस हिसाब से हम क्लासिफाई करें, ट्रीट करें, देन फॉलोअप केयर प्रोवाइड करें। दैट्स ऑल। देन द सेकेंड वन इज prompt recognition of serious condition, hence prompt referral. अगर हम promptly जान जाए, अगर हम fastly then and there early stages में अगर हम जान जाए कि अगर वो जो condition है child का वो serious है, तो हम promptly उसे रेफर कर सकते हैं। जैसे स्टेज 1 कैंसर है तो वो हम जनरली क्या प्रोग्नोसिस उसकी जो होती है वो अच्छी होती है, हम उसको ट्रीट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लास्ट स्टेज कैंसर है तो हम उसको प्रॉपरली प्रोग्नोस नहीं कर पाते हैं। जनरली देखा जाता है कि लास्ट स्टेज कैंसर क्या है, वायबल पीरियड उसकी बहुत कम होती है। हाँ, कि डॉक्टर बोल देता है कि बस आपके पास अब गिने चुने दिन बाकी हैं, सो वो सिचुएशन ना आए, राइट। सो इसीलिए हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे जो सीरियस कंडीशन है, उस हिसाब से हम रेफर कर देंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में इफ देयर इज एनी नीड। ओके, देन इन्वॉल्व्स पेरेंट्स इन इफेक्टिव केयर ऑफ द बेबी एट होम। यस, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो माँ से रिलेटेड है, अपने माँ के बहुत करीब है, सो इसीलिए हम उसकी माँ को या उसके पिता को या उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी अगर हम उस केयरिंग पे केयर अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर शामिल करें, उनको भी अगर इन्वॉल्व करें, तो उन्हें एक कनेक्टिविटी लगता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चों की अच्छे से देखभाल हो रही है हमारे नज़रों के सामने, सो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट एज यूजुअल जैसे नर्स एंड डॉक्टर्स का है वैसा होना चाहिए। देन इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन, then improved nutrition and exclusive breastfeeding practices। तो यहाँ पे 3 बात इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे इम्यूनाइजेशन हम उसे प्रैक्टिस प्रॉपरली करें। देन इम्प्रूव न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन लेवल है वो प्रॉपर हम प्रोवाइड करें, जैसे न्यूट्रिशन है प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें कि जितना अमाउंट ऑफ फैट चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ हमें विटामिन चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने अमाउंट में चाहिए, तो ये सारी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट हम प्रोवाइड करें। उसके बाद है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट द फर्स्ट 6 months of the child we have to give exclusive breastfeeding. Rather than breastfeeding, nothing is allowed to give to the child. Okay, then हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अफोर्डेबल हो मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस हिसाब से उन्हें भी तो हक है, इक्वल राइट्स है उन्हें भी ट्रीटमेंट लेने का, तो उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि ज़्यादा कॉस्ट उसको ना देना पड़े, अफोर्डेबल होना चाहिए, राइट। Then it avoids wastage of resources by using most appropriate मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेडिसिन है या जो ट्रीटमेंट है उसका वेस्टेज नहीं होता, राइट। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में ये है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता कि इसको ये डिजीज है, तो हमने सोचा कि चलो उसको पैरासिटामोल दे दे, फिर हमें लगा नहीं उसको तो एनाल्जेसिक देना चाहिए, फिर हमें लगा नहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ट्राई कर ही लेते हैं, अरे एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्राई किया तो यार फिर एंटी पैरासाइटिक भी दे ही दे, अरे क्या पता एल्बेंडाजोल दे दे, पेट में केचुए हो, मतलब ऐसे करके अगर हम देखें तो कोई भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो सकता। ऐसे करके हम अगर देखें कि ये भी दे दे वो भी दे दे, ऐसा भी कर दे वैसा भी कर दे, तो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। और मेन इसमें क्या चीज़ है कि मेडिसिन जो है वो वेस्टेज होती है इनकी। तो अगर हमें पता है कि इस साइन एंड सिम्टम्स के लिए हमें यही दवाई प्रोवाइड करनी चाहिए, इस हेल्थ डिजीज के लिए हमें ये ट्रीटमेंट देनी चाहिए, सो उस हिसाब से अगर हम देखें प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हम एग्जीक्यूट करें तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वेस्टेज है जो भी थेरेपीज का या ट्रीटमेंट्स का या मेडिसिन का वो नहीं होता है। Then the last one is that is it reduces duplication of effort। अभी एफर्ट जो है उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, मतलब आपने एक बार किया फिर दोबारा एफर्ट किया फिर
बार बार एफर्ट किया, ऐसा करने की जरूरत नहीं। एक ही बार में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, आपको प्रोसीजर पता चल जाता है, फिर आप जनरली अच्छे हो जाते हैं। देन कन्वर्सेंट एज में प्रॉपर पीरियड में जाके आप फॉलोअप केयर भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका प्रॉपर प्रोसेस में अगर जाएंगे देन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देन विल मूव टू द कंक्लूजन, द लास्ट एंड foremost part, important part, that is the conclusion। हमने जाना क्या ओवरऑल इस बारे में, IMNCI के बारे में, that is the conclusion। अब conclude करते हैं, that is IMNCI strategy has emerged as a promising approach to deal with issues related to the child survival। अब सर्वाइवल क्यों? क्योंकि ये जनरली हमने देखा कि वो जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जिनमें हमने देखा कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस मोर्टालिटी, मतलब जो मोर्टालिटी है, जो डेथ रेट है, उसको हम मतलब कम करेंगे। सो इसीलिए चाइल्ड सर्वाइवल के जो रेट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो उस हिसाब से ये IMNCI जो स्ट्रेटेजी है, जो अप्रोच है, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ही जल्द बहुत ही कह सकते हैं डेवलप्ड है, बहुत ही एविडेंस बेस्ड है। हमें उसका एविडेंस है पता कि अगर हम ये करेंगे तो उस हिसाब से हमारा बच्चा सही सलामत हो जाएगा, उसकी जो केयर है वो प्रॉपर हो सकती है। देन मेजर स्ट्रेंथ इज इट यूज एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट डिसीजन। यस, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एविडेंस बेस्ड है, कि मतलब एविडेंस है हमारे पास कि हाँ सबूत है कि ये हम अगर प्रोड्यूस करें, ये हम ट्रीटमेंट दें तो हमें इसका ये रिजल्ट मिलेगा, मतलब प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल सकता है, प्रॉपर पॉजिटिव प्रोग्नोसिस मिल सकता है। देन द थर्ड वन इज दिस अप्रोच कुड हेल्प कंट्री टू अचीव मिलेनियम गोल। जैसे हमें पता है कि हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, बट सून इट विल बिकम अ डेवलप कंट्री लाइक USA एंड अदर अब्रॉड कंट्रीज। सो इसी अप्रोच के साथ ये जो IMNCI है ये वर्क करता रहे तो हमें अचीव कर सकते हैं हम प्रॉपर गोल, एंड मिलेनियम गोल को हासिल करने में हमारे देश को कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो विल समराइज द टॉपिक कि हमने क्या क्या देखा वो हम एक बार देख लें। सो हमने देखा कि पहले हमने देखा क्या, इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोड्यूस किया मैंने IMNCI के बारे में कि क्या है क्या नहीं। देन डेफिनेशन को बताया, देन उसके बाद स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी 1, बेनिफिशियरी 2, 0 to 2 months। देन हमें देखा कि 2 months to 5 years तक के बच्चे। देन ऑब्जेक्टिव्स को देखा, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। देन कॉम्पोनेंट्स देखा, 3 मेन कॉम्पोनेंट्स। देन प्रिंसिपल्स को देखा, 8 मेन प्रिंसिपल्स। देन IMNCI पैकेज के बारे में जाना, केयर कैसे प्रोवाइड करे जाना, फिर एसेस किस तरीके से करें हमने जाना। देन उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या एडवांटेज है इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में। देन द कंक्लूजन, तो ये सारी चीजें हमने देखी। सो I hope that you all have understood this topic properly, thoroughly. If you people have any doubt regarding this topic or any portion regarding here, so you can write that in the comment box, right? Okay, और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई जानकारी है, इश्यूज है, क्वेरीज है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होकर। सो yes, thanks for watching this video and up till the end, right? And stay connected to my channel for the further videos related to the nursing and medical. And thanks for watching. Again and again I'm telling and I'm appraising your presence towards my channel. Thank you so much for giving me support, and do like, share and subscribe my channel and stay tuned. Bye bye. Namaskar.